Good evening, friends, and welcome to this AKGBTI class. AKGBTI class में मेरे सारे साथियों का स्वागत है। मेरे साथियों, जैसा कि आपको पता है, as you know, that we shall start this class on 10th of August. But prior to that, in 4 classes, this one being the third one, we are discussing certain questions on principles and practice of banking. It's going to be very useful exercise. And first we'll offer prayers and then we'll start the class, please. एक मिनट शांत बैठेंगे, अपने अपने इस देव का ध्यान करेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। आइए मेरे साथ, हमने इससे पहले जब 2 क्लासेस हुई थी तो हमने उसमें बात की थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में बात की थी। हमने बैंकर कस्टमर रिलेशंस के बारे में बात की थी और उससे कनेक्टेड जितने टॉपिक थे जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मर्चेंट बैंकिंग, लीजिंग एंड फाइनेंसिंग के बारे में बात की थी। और जब हमने सेकंड क्लास पिछले सेशन में कंप्लीट की थी तो हमने केवाईसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को मेरे साथियों आगे बढ़ाएंगे। आइए मेरे साथ, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा मेरे साथियों आपके साथ। 20 क्वेश्चन तक हम उस दिन कर चुके थे केवाईसी के और आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे मेरे साथियों। आइएगा मेरे साथ। Which of the following statement is true in respect of applicability of KYC or AML directions, guidelines for branches, subsidiaries of foreign incorporated banks located in India? जो विदेशी बैंक हैं उनके ऊपर गाइडलाइंस किस प्रकार से लागू होंगी उसके बारे में चर्चा है। Branches and subsidiaries of foreign incorporated banks located in India shall have to follow RBI directions irrespective of prevailing regulations in their home country. एक बात, directions guidelines issued by RBI shall not be applicable on branches, subsidiaries of foreign incorporated banks located in India. Branches, subsidiaries of foreign incorporated banks located in India may follow more stringent regulations of the two, that is KYC AML standards prescribed by RBI or their home country regulators. और चौथी बात, it's the choice of the branches, subsidiaries of foreign incorporated banks located in India to implement KYC AML guidelines of the RBI or their home country, none of the above. मेरे साथियों, मैं चैट ओपन कर देता हूं और आप थोड़ा सा अंदाजा आप लगाइए आपके हिसाब से इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। थोड़ी सी असेसमेंट करिए। हमने इससे पहले 20 नंबर क्वेश्चन में कुछ बातें की थी तो उसके आधार पर ही आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। मैं तो फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार आप थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाइए प्लीज, छोटा सा बताइए जो आपको अंदाजा लगता है। और ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन इतने लंबे लंबे ही आते हैं, ये क्वेश्चन 2 नंबर में टिक जाएगा। जो जितना लंबा क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर या 2 नंबर में टिकेगा। कुछ क्वेश्चन आधे नंबर के होते हैं,
कुछ 1 नंबर के, कुछ 2 नंबर के। तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी आ सकता है, हो सकता है 2 में भी आ जाए। तो जरा अंदाजा लगाने का प्रयास करिए, सारे साथी कोशिश करिए। मेरे साथी कह रहे हैं सी जवाब दे रहे हैं, सारे साथी देखते हैं भाई। ब्रांचेस सब्सिडीज ऑफ फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड बैंक्स located in India may follow more stringent regulations. Oh my God, पकड़ लिया मेरे साथी ने, पकड़ लिया भाई, बहुत अच्छा, आपने उम्दा जवाब पकड़ लिया भाई। दोनों में से जो कठिन हो वो पकड़ लो। आरबीआई की बात मान लो या अपने मुल्क की मान लो, जो ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो वो बात मानी जाए। बहुत बढ़िया मेरे साथियों का जवाब है। देखिए ऐसा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस पड़ी होगी मेरे साथियों, ये सवाल आसान नहीं है, ये बड़े कठिन सवालों में से है। और टू बी वेरी फ्रैंक, क्लास में चर्चा भी नहीं, क्लास में सारी चर्चा संभव है। ये मॉक टेस्ट इसीलिए बनाए गए आपके लिए कि कोई बात क्लास में चर्चा ना हो तो वो मॉक टेस्ट के माध्यम से हम समझ लें। यहाँ पे हम क्लास में करवा नहीं पाएंगे, बाद में जब फॉर्मल क्लास चलेगी तो क्लास चलेगी, खाली मॉक टेस्ट हम नहीं करवा पाएंगे, मॉक टेस्ट आपको खुद करने होंगे। ये तो थोड़ा टाइम हमारे पास बचा हुआ तो हम इसमें करवा रहे हैं। आज दोस्तों 22nd, in terms of the RBI guidelines, who shall be treated as a beneficial owner of a trust for the purpose of KYC or AML compliance? मैं आपको छोटी सी कंसेप्ट यहाँ पे बता दूं। मेरा उद्देश्य यहाँ पे खाली ढेर सारे क्वेश्चन कराने का नहीं है। 1 सेकंड ऑन करेंगे, 1 सेकंड ऑन करेंगे। दोस्तों आइएगा, अब यहाँ पे कंसेप्ट है बेनिफिशियल ओनर। केवाईसी की गाइडलाइंस ये कहती है आपको केवाईसी किस चीज पे करना है। नंबर 1 तो जो अकाउंट खोले अकाउंट पे करना है, पार्टनरशिप पे तो फर्म पे, लिमिटेड कंपनी तो लिमिटेड कंपनी पे, आपका ट्रस्ट है तो ट्रस्ट पे करिए। इसके अलावा जिन लोगों ने भी अकाउंट ऑपरेट करना है, whosoever will operate the account, उस पर करिए। और तीसरी बात उन्होंने कही बेनिफिशियल ओनर पे कर। तो सवाल ही उठा बेनिफिशियल ओनर कौन है। तो इसका बड़ा सिंपल सिस्टम है मेरे साथ। लिमिटेड कंपनी और ट्रस्ट के केस में that individual person, that natural person who has capital or profit of at least 10%, जिसके पास 10%, लिमिटेड कंपनी के केस में जिसके पास 10% से ज्यादा कैपिटल हो या प्रॉफिट में हिस्सा हो, और ट्रस्ट के केस में जिसके पास 10% कैपिटल या प्रॉफिट में हिस्सा हो, पार्टनरशिप के केस में जिसके पास 15% प्रॉफिट या कैपिटल में हिस्सा हो, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हो तो भी नियम 15% का है। तो लिमिटेड कंपनी और ट्रस्ट में 10% और पार्टनरशिप और अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन में 15%। अब देख रहे हैं in terms of the RBI guidelines, who shall be treated as beneficial owner of a trust for the purpose of KYC AML guidelines? All the trustees of the trust, only such trustees who are operating the account. Beneficial owners shall include the author of the trust, the trustees, the beneficiaries with 15% or more interest in the trust, and any other natural person exercising
effective control over the trust through a chain of control or ownership. और डी ऑप्शन है beneficial owners shall include the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with 10% or more interest in the trust, and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership. तो भाई अंदाजा लगाइए, जो बात मैंने बताई थी उसके आधार पर अंदाजा लगाइए मेरे साथियों, इनमें से कौन सा आंसर बैठेगा। मैं जानता हूं मेरे साथी होशियार हैं, पकड़ लेंगे बात को। क्या बात है, एकदम सबका सही है भाई। भाई ये मॉक टेस्ट करोगे तो एकदम मजा आ जाएगा, मैं बता दूं। मेहनत करनी है, देखो आप अब डी पकड़ लिया आपने, 1 मिनट लगी आपको, सबका ठीक है। कम से कम 10 साथियों ने जवाब दिया, ज्यादा जवाब दिया करो भाई, थोड़ा सा देखो, फिर मेरा भी तो हौसला बढ़ेगा ना। तो आप में से ज्यादा जवाब देंगे तो मैं भी एनकरेज फील करूँ, आ जाएगा। तो भाई साहब अब 23rd नंबर क्वेश्चन करेंगे। इन टर्म्स ऑफ दी RBI guidelines, who shall be treated as a beneficial owner of a partnership for the purpose of KYC और AML compliance? सवाल लंबे लंबे बनाए हैं, 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल हैं। All partners of the firm, only such partners who are operating the account. In case of partnership, the beneficial owner is the natural person who, whether acting alone or together or through one or more juridical persons, has ownership of, entitlement to more than 25% of the capital or profits of the partnership. और डी ऑप्शन में 25 हो गया, 15। तो इसमें भी बता दे भाई जरा कितना है। एक बात तो आप पकड़ चुके, सी या डी है आंसर इसका। तो मेरे साथियों ने बहुत ही उम्दा जवाब दिया है भाई, 100% सवाल ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में जब इतना लंबा सवाल आता है तो भेजा खराब हो जाता है, नहीं बार डर जाता हूं। डरने की बात कहां है, बाकी तो राम कहानी है। पार्टनरशिप में बेनिफिशियल ओनर जब 15% का हो वही निशान लगना, बस बात खत्म हो गई। बाकी लिखने दो उसको, राम कहानी क्या फर्क पड़ता। आ जाए भाई। 24. In terms of which of the following documents, in terms of RBI, which of the following documents shall not be treated as officially valid document for the purpose of KYC compliance? मैं आपको 2 मिनट लगाऊंगा, बता दूंगा। 6 डॉक्यूमेंट OVD। एक तो आपका वोटर आई कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जॉब कार्ड है नरेगा का, और प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर है, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। 6 डॉक्यूमेंट है। तो अब देख लेते हैं जरा। पासपोर्ट तो है, ओवीडी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी ओवीडी है, वोटर कार्ड भी ओवीडी है, जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा भी ओवीडी है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ई फॉर इंग्लैंड। एकदम सही है भाई, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है जी टीचर। मुझे बड़ा आज खुशी हो रही है इस क्लास को लेते हुए। हमारा बड़ा अच्छा हुआ, मैं 10 अगस्त को शिफ्ट कर दिया, पर मैं टाइम वेस्ट नहीं। आप में से कई साथियों ने क्लास सुनी होगी, मैं बार बार रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा भाई ये क्लास सुनो, ये क्लास सुनो। आपने जरूर सुनी होगी, काफी हद तक साथियों ने सुनी होगी क्लासेस। आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट बात मेरे साथ। ये जो क्लास थी हमारी
मैंने कहा था भाई ये रिकॉर्डिंग आप सुन के आना, तो आप में से कई साथियों ने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, तो डिस्कशन का फायदा बेटर होगा। आइए 25th, इन टर्म्स ऑफ द आरबीआई गाइडलाइंस, प्रिंसिपल ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय बैंक शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या क्या जिम्मेवारी है उसकी? ensuring KYC compliance, monitoring transactions, sharing and reporting information as required under the law or regulation, all the above, none of the above. जो बैंक प्रिंसिपल ऑफिसर नियुक्त करता है उसकी क्या जिम्मेवारियां? मेरे साथी क्या जवाब दे रहे हैं भाई, देखें जरा, क्या बात है। डी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, सारी जिम्मेवारियां हैं, सारी जिम्मेवारी। अब मैं यहाँ पे एक पेज बता दूंगा आपको जो इसमें नहीं डाला गया, ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात की तरफ, ये इसी सवाल को ऐसा बदल सकता था, ऐसा बदल सकता था। ध्यान दीजिएगा बात की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैं इसमें आपको थोड़ा सा मैं अभी करके दिखा देता हूँ, 2 मिनट के मेरे साथ रहिए। तो ऐसा कर देते हैं इसको कई बार, आपको मैं अभी दिखाता हूं इसको क्या कर देता है। ये लीजिए, इसको कर देगा यहाँ, और फिर इसको कर देगा यहाँ। और ऑप्शंस क्या बनाएगा वो भी देख लीजिएगा। ओनली 1 and 2, only 2 and 3, only 3, 1, 2 and 3। एंड नन ऑफ द अबव। ऐसा भी सवाल बना सकता है। अब आपको यहाँ पे छांटना पड़ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा कष्ट हो जाता है। अगर सब्जेक्ट याद है, अगर आप मॉक टेस्ट करके गए हैं तो आपका 100% ठीक होगा, आप पकड़ में आएंगे नहीं। ये सवाल वो पक्का कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 में डाल देंगे। सेम सवाल, आंसर आपका डी हो गया। आज और चलिए, in terms of the RBI guidelines on KYC, in terms of the RBI guidelines on KYC compliance, which transaction shall not be termed as a suspicious transaction? किस ट्रांजेक्शन को सस्पिशियस नहीं माने? मैं आपको एक बात बता दूं छोटी सी, यहाँ पे आपको कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट तो महीना समाप्त होने के आपको 15 दिन में भेजनी है, 15 डेज में भेजनी है। और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आपको सस्पिशन कंफर्म होने के 7 दिन में भेजनी है। तो जरा पूछा उसने, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन किसे नहीं कहेंगे? A transaction that gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve proceeds of an offense specified in the schedule to the PMLA, regardless of the value. Value से कोई कनेक्शन नहीं। Large value transactions taking place in favor of a single party for a long period. भाई 10-10 लाख रुपए हम किसी को भेज रहे हैं, हम जिससे माल खरीद रहे हैं,
उसको कभी 10 लाख भेजते, कभी 15 लाख भेजते हैं। या appears to not have economic, rational or bona fide purpose. चौथा, gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve financing of the activities relating to terrorism and all of the above. इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन को सस्पिशियस नहीं माना जाए? देखो, ऑल ऑफ द अबाउट तो आएगा, वो तो बात पक्की है, क्योंकि इनमें से ट्रांजैक्शन तो है, कोई ना कोई तो सस्पिशियस है। आपने वो छांटनी है जो सस्पिशियस नहीं है। कोई एक ट्रांजैक्शन है जो सस्पिशियस नहीं है। भाई सी छांटी है, ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव का मतलब तो हो जाएगा कि सारी की सारी सस्पिशियस नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं सस्पिशियस नहीं, सस्पिशियस तो है, कोई एक है जो सस्पिशियस नहीं है। मेरे एक साथी ने, काफी साथियों ने सीखा है भाई, सी पे लिखा है appears to not have economic, rational और bona fide purpose। मैं आपको अभी बताता हूं, ध्यान दीजिए, कोई बात। एक बार की बात है, अंशुल जी सोल्ड सर्टेन प्रॉपर्टी, पैसा आ गया, बड़ा पैसा आया, लगभग 50 लाख रुपए आ गया, और उन्होंने अपने अकाउंट में आरटीजीएस आ गया उनके में। तो बैंक से फोन आया कि साहब आपके खाते में तो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन होती नहीं, बड़ी छोटी सी होती है, तो 50 लाख कहां से आएगा? तो एक्सप्लेन कर दिया दैट आई सोल्ड ए प्रॉपर्टी, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको, जो जो मैंने किया है, कहां से आए ये बता देता हूँ आपको। एंड बैंक वाज सैटिस्फाइड, और बैंक ने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, अब ये ना बताएं, गोल कर जाएं, तो बैंक उसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर देगा। appears to not have economic, rational और bona fide purpose। जिस आदमी के खाते में 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख तक आता हो, सडनली 50 लाख आ गया, तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन बनता है। तो सी तो भाई सस्पिशियस है। बी है लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन taking place in favor of a single party for a long period। किसी पार्टी के खाते में लंबे समय तक ट्रांजैक्शन चलती रहती, क्या दिक्कत? जिससे माल खरीदते हैं तो लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन होंगी। तो उसका करेक्ट आंसर मुझे तो बी लग रहा है। देख लेंगे, अगर मैंने आंसर लिखा होगा तो चेक कर देंगे। बी है भाई, बी है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी है भाई, बी है। ठीक कर लीजिएगा जरा, टेंशन नहीं रखना, टेंशन बिल्कुल नहीं रखनी, अपने को मेहनत करनी है, टेंशन नहीं रखनी। इन टर्म्स ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस ऑन केवाईसी कंप्लायंस, इन टर्म्स ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस ऑन केवाईसी कंप्लायंस, which of the following restrictions is not placed on small accounts? आपको बताइए, स्मॉल अकाउंट वो होते हैं कि जिन लोगों के पास ओवीडी नहीं है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ फोटो है और हाथ से एड्रेस लिख के दे देते, उनके लिए है स्मॉल अकाउंट होता है। स्मॉल अकाउंट के रिस्ट्रिक्शंस मुझे लगता है हमने पहली बार भी चर्चा की थी। बैलेंस ऑफ द अकाउंट शुड नॉट बी मोर देन 1 लाख, है ना, मोर देन 50,000। Credits in a financial year not more than 1 lakh. Withdrawn from the account in a month 10,000 maximum. Foreign remittance cannot be credited. तो आइए देखते हैं
Aggregate of all credits in a financial year does not exceed rupees 1 lakh. ये तो restriction है, ठीक है. Aggregate of all withdrawals and transfers in the month does not exceed rupees 10,000. Balance at any point does not exceed 50,000. Single withdrawal cannot be more than 5,000 and none of the above. अब 27 का क्या जवाब दिया मेरे साथ? भाई आप तो कमाल कर रहे हैं. 100% साथियों का ठीक है जवाब. मेरे साथियों ने कहा साहब सिंगल विड्रॉल कैन नॉट बी मोर देन 5,000. ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, सवाल आसान नहीं है क्योंकि आपने मेहनत की है, इसलिए आपका सवाल ठीक हुआ है. नहीं तो सवाल ठीक ना होता. नन ऑफ द अबव आंसर लगा देते लोगों ने. एक बार आ जाएगा. In terms of the RBI guidelines, the balance of the customer in small account at any given point of time should not exceed. थोड़ा पेच डाला है इस सवाल में. देखिए क्या पेच है. ₹50,000 including government grants. ₹50,000. However, this limit shall not be considered while making deposits through government grants, welfare benefits, and payment against procurements. ₹1 lakh including government grants. ₹1 lakh. However, this limit shall not be considered while making deposits through government grants, welfare benefits, and payments, and none of them. लगाइए भाई दोस्तों, अंदाजा लगाइए, जल्दी से करिए प्लीज. जल्दी से निशान लगाइए. थोड़ा सा पेज डाल दिया. अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था कि बैलेंस इन द अकाउंट शुड नॉट बी मोर देन 50,000. तो इसका मतलब आंसर जो है, आंसर तो ए या बी है या नन ऑफ द अबव है. सी और डी तो है नहीं. ये बात तो पक्की है. हम क्वेश्चंस को ऐसे करते बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कि सी और डी तो है नहीं. अब ए बी और ई में से पकड़ना है. तो मेरे साथियों का जवाब देखता हूं मैं क्या कहते हैं. बी डी ई. भाई साहब बैलेंस इन द अकाउंट तो 50,000 से ज्यादा हो नहीं सकता. लेकिन गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी आ जाएगी. एक मिनट रुकना. In terms of the RBI guideline, the balance of the customer in a small account at any given point of time should not exceed ₹50,000 including government grants. ₹50,000. हाँ, बी आंसर बनेगा भाई. गवर्नमेंट की जो ग्रांट आती है वो मेरे साथियों कंसिडर नहीं की जाएगी. वो कंसिडर नहीं की जाएगी. तो इसलिए आंसर इसका बी बनेगा मेरे साथियों. ध्यान कर लेंगे भाई. आज हम साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Who is a walk-in customer for the bank? बैलेंस पूछा था, क्रेडिट्स नहीं पूछा था. इससे पहले क्वेश्चन में अगर क्रेडिट्स पूछा जाता तो डी आंसर हो जाता. क्रेडिट्स पूछता तो डी आंसर हो जाता. वॉक-इन कस्टमर देखिए. A person who has an account with the bank but is neither provided with checkbook or any other facility of alternate delivery channel, due to which he has to necessarily walk in for doing any transaction. A person who does not have account-based relationship with the bank but undertakes transactions with the bank. A person who always walks in the bank for every transaction despite having checkbook and other facilities of alternative delivery channels. A person who walks into the bank but does not do any transaction. बोलो भाई, लगाओ अंदाजा, सही लगाओ, बिल्कुल सही लगाओ.
मुझे लगता पक्का सवाल ठीक होगा ये। यहाँ भाई साहब हम उलझ गए, कुछ साथी उलझ गए। वॉक इन कस्टमर वो है जिसका बैंक में खाता नहीं है पर काम कराने के लिए बैंक में आता है। केस के अगेंस्ट ड्राफ्ट जमा करवा ले, इशू करा ले, नोट एक्सचेंज कराने आ जाओगे, वो है वॉक इन कस्टमर। तो इसलिए आंसर बनेगा बी फॉर बॉम्बे। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जल्दी मत करना, एग्जाम में सवाल बैठा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से काम कर लेना। ध्यान से काम कर लेना, चेक कर लो भाई बी ठीक है कि नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर। ए में तो भाई यू हैज एन अकाउंट है ना, तो जो अकाउंट वाला उसको वॉक इन नहीं कहते, वॉक इन वो है जिसका खाता नहीं है। आगे दोस्तों, बड़े अच्छे सवाल है, देख के मेरा एक पर्पस सर हो जाएगा। कोई भी साथी जो मेरी क्लास में बैठा है, जब 10 अगस्त से क्लास स्टार्ट होगी तो क्लास करने के साथ साथ वो मॉक टेस्ट जरूर करेगा। बहुत बहुत मेहनत करके बनाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं ऐसी चीज। मतलब मैं आपको बात बता दूं, ये जो मॉक टेस्ट बनाए गए, मैं तो 76 से पढ़ा रहा हूं, तो लगभग 46 ईयर्स तो हो गए। और अंशुल जी का भी मैंने बता दिया था आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज में एडमिशन होता ही नहीं, एसआरसीसी और हिंदू में एडमिशन नहीं होता। आपके 90% प्लस मार्क्स तब चयन करते थे, अब तो CUET हो गया है, पिछले साल से तो बात अलग है। परसेंटाइल ऊपर वाले में जाएगा, 100% के आसपास। और फिर CA किया, और तीसरे साथी भी हमारी मदद करते हैं, वो भी बैंक के DGM रहे हैं और टॉप क्वालिटी DGM रहे हैं, वो भी मदद करते हैं। मॉक टेस्ट इतने आसानी से नहीं बनते भाई, उस टैलेंट के लोग लगाए गए, साधारण व्यक्ति नहीं ना। आज कस्टमर ड्यू डिलीजेंस का जवाब मेरे साथियों ने दे दिया भाई। आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द कस्टमर, identifying and verifying the customer and the introducer, identifying and verifying the customer and the beneficial owner, identifying and verifying the customer, the nominee and the beneficial owner. None of the above. वैसे पकड़ लो, बड़ा टेक्निकल सवाल, साधारण बुद्धि का सवाल है, मेरे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्या लिख रहे हैं मेरे साथी, ये ज्यादातर साथियों ने सी लिखा, 2 साथियों ने आगे ए लगा दिया। बेनिफिशियल ओनर का भी करना ही है भाई, दोनों को करना है, ड्यू डिलिजेंस तो दोनों का करना, तो इसलिए आंसर सी बैठेगा। इंट्रोड्यूसर तो आजकल लेते नहीं और नॉमिनी का करना नहीं। आज सी है, हाँ ठीक है। व्हाट इज फटका? फटका मीन्स फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, which inter alia requires financial institutions to report about financial accounts held by US taxpayers or foreign entities in which US taxpayers hold a substantial ownership interest. It means Foreign Account Tax Compliance Act of India, which inter alia requires that NRE accounts of the customers can be monitored
NRE, NRO accounts of the customers can be monitored. And now 31 का क्या जवाब दिया भाई साहब? देखिए, ये तो साहब 100% ठीक है। सारे साथियों ने लिखा है भाई ये फटका जो है ये एनआरई, एनआरओ, एफसीआर पर लागू नहीं होता, ये तो लागू होता है यूएस सिटीजन्स, यूएस टैक्स पेयर्स पे जो विदेशों में खाते रखते हैं उन पर लागू आएगा। दोस्तों, सवाल करने में समय लगता है भाई साहब। अभी हमने 11 क्वेश्चन किए हैं और करीब करीब हमारा 35 मिनट्स हुए, इतना टाइम तो लगना ही है। In terms of the RBI guidelines on KYC compliance, what is the meaning of the ongoing due diligence? Ongoing due diligence का क्या होता है? Requesting customers to get KYC process completed again after defined periodicity. भाई 2 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के बाद दोबारा KYC कराओ। Verifying credentials of identified suspicious transactions in the account of the customer. A regular monitoring of transactions in account to ensure that they are consistent with customer's profile and source of funds, and none of the above. Ongoing due diligence. Ongoing due diligence. देखिए मेरे साथियों ने क्या कहा भाई? भाई मुझे तो लगता है सारे साथियों ने ठीक लिखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है सी आंसर होना चाहिए। चेक कर लेंगे फिर भी, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अकाउंट टू एंश्योर दैट दे आर कंसिस्टेंट विद कस्टमर प्रोफाइल एंड सोर्स ऑफ फंड्स। होना तो यही चाहिए मेरे हिसाब से, सी होना चाहिए। सी है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। Who are politically exposed persons? Such individuals who have been at any given point of time, elected as members of parliament at state or national level or in local body. Such individuals who have at any given point of time contested, participated in the election for becoming members of parliament. Such individuals who have at any given point of time contested, participated in the election for becoming a member of parliament at state, national level, or who are related to such persons in any manner. Individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in a foreign country. For example, heads of the state government, senior politicians, senior government judicial military officers, senior executives of state or corporations, important political party officials, etc. None of the above. क्या अंदाजा लग रहा भाई साहब? देखिए बताइए। मेरे साथियों का कहना है कि भाई 33 का आंसर डी है। 33 का आंसर मेरे साथी कह रहे हैं साहब डी है। 33 का आंसर डी है मेरे साथी कह रहे हैं। तो बात बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट से या एमएलए से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस इन ए फॉरेन कंट्री, हेड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, विदेशी बेसिकली, हेड्स ऑफ द स्टेट्स और गवर्नमेंट्स विदेशी, सीनियर पॉलिटिशियंस, वो सब विदेश के। ये यहाँ के एमएलए एमपी पे लागू नहीं होगा। इंडिया के एमएलए एमपी को पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं कहते। शेल बैंक भी देख लो भाई, मैं समझाऊंगा उसके बाद पहले सवाल को कर ले। शेल बैंक
A bank formed by a group of persons with the controlling interest is in the name of fictitious or non-existing individuals. कंट्रोल ऐसे आदमियों के पास है जो फिजिकली है नहीं. Bank formed by the group of persons where controlling interest is in the name of the persons who are not resident in the country where this has been formed. कंट्रोल उन लोगों के पास है वो उस मुल्क में रेजिडेंट ही नहीं है जिस मुल्क में वो इनकॉर्पोरेट किया गया. A bank which is incorporated in a country where it has no physical presence, जहां इसका कोई फिजिकल कोई दफ्तर ही नहीं है, and is unaffiliated to any regulated financial group, और ना उसका किसी regulated financial group के साथ affiliation है. All of the above, no. बोलो भाई. भाई बहुत छोटे साथियों ने जवाब दिया है. 34 का करेक्ट आंसर सी है. 34 का लाइन याद रखनी पड़ेगी. 34 का करेक्ट आंसर सी है. A bank which is incorporated in a country where it has no physical presence and is unaffiliated to any regulated financial. कोई सवाल तो नहीं भाई? बिल्कुल सी इज द करेक्ट. आज बहुत उम्दा सवाल दिए गए. सवाल काफी सारे हैं, थोड़े नहीं हैं. अगर ये कर लेंगे तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा. और ये पॉसिबिलिटी है कि हम इतने सवाल कर पाए, शायद केवाईसी कर पाए. कोई बात नहीं, और समय मिला तो और ज्यादा करेंगे. Who is empowered to approve KYC policy in a bank? किसी बैंक की KYC पॉलिसी कौन अप्रूव करेगा? Board of Directors, Committee of the Board, to which power have been delegated by the board, an officer of the rank of GM or Chief General Manager, A or B, none of them. बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा उम्दा सवाल. बोलिएगा मेरे साथियों, बोलिए. बोलिएगा मेरे साथ. बी सी डी, वाह जी वाह वाह वाह. डी पे ज्यादा लोगों ने निशान लगाया भाई. भाई मैं तो डी वालों से सहमत. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कर सकता है, और बोर्ड के डायरेक्टर्स आपस में से कोई कमेटी बना दे. 15 आदमियों का बोर्ड है यार, 15 क्या कर, 5 की कमेटी बना दे. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कर सकते हैं, कमेटी भी बोर्ड कर सकती है. KYC policy of a bank has to include which of the following elements? 5 एलिमेंट होते हैं KYC पॉलिसी की. सुन लीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा. कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, और एक और कौन सा रह गया भाई? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स, और रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. आज 4 ही है. तो 4 कंपोनेंट होते हैं. तो आंसर तो आपको पता लगेगा इसका जब मेरी बात हो गई. तो ई फॉर इंग्लैंड हो गया भाई. सारे के सारे 4 कंपोनेंट है. सॉरी, एग्जामिनर इस सवाल को बदल देता है. Which of the following is not a component of the KYC policy of the bank? तो यहां पे लिख देगा फैमिली हिस्ट्री. फैमिली हिस्ट्री आदमी की तो आप इनकम लेवल पूछ सकते हैं, लेकिन फैमिली हिस्ट्री को नहीं.
तो आंसर हो गया ई फॉर इंग्लैंड। Which of the following statements are not correct? Not correct in respect of customer due diligence. Banks and regulated entities shall apply CDD procedures at the UCIC level, unique customer identification code level. If an existing KYC compliant customer of the bank desires to open another account with the same bank, a limited CDD exercise shall be done by the bank. CDD procedure is followed for all the joint account holders while opening a joint account. All the above, none of the above. तो बताइए इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है? सोचो भाई, दिमाग लड़ाओ, दिमाग लड़ाइए मेरे साथियों, दिमाग लड़ाइए। एक साथी ने डी कहा, एक ने बी कहा, एक ने ई कहा। नोट करेक्ट पूछा भाई, नोट करेक्ट। इनमें से कौन सा ठीक नहीं है? ऑल ऑफ द अबव लिख देंगे तो इसका मतलब सारे ही गलत है, सारे ही गलत। नन ऑफ द अबव लिखेंगे तो इसका मतलब सारे ही ठीक है। नोट करेक्ट कौन सा गलत है? भाई सब आंसर जो है ई बनेगा, ई। क्योंकि सारे ठीक है इसलिए आंसर ना पहुंचे पाते हैं। ये तीनों लाइनें ठीक है। सीडीडी यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन में करना है, लेकिन जब दूसरा अकाउंट खोलेंगे तो लिमिटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज which of the following parameters do not affect risk categorization of the customer? कस्टमर तीन प्रकार के होते हैं, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क। तो इनमें से कौन सी चीज है जो कस्टमर का रिस्क क्लासिफिकेशन पे असर नहीं करती? उसकी आइडेंटिटी, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड, उसका बिजनेस एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स बिजनेस एंड देयर लोकेशन। बोल दीजिएगा भाई, भाई लगाइए। आपका बहुत ये कॉमन सा सवाल है, इनमें मेरे समझाने की बात नहीं है। देखता हूं मेरे साथियों ने क्या जवाब दिया भाई। ये 100% साथियों का जवाब ठीक है। एजुकेशन बैकग्राउंड से रिस्क आइडेंटिफाई नहीं, इनकम से होता है, वेल्थ से होता है, एक्टिविटी से होता है, उसके बिजनेस से होता है, कहां लोकेटेड उससे भी होता है। लेकिन एजुकेशन से रिस्क का पता नहीं लगता। आइएगा, in which of the following cases bank shall not undertake identification of the customer? किस केस में बैंक कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन नहीं करेगा? Commencement of an account-based relationship with a borrower, carrying out any international money transfer operations for a person who is not an account holder of the bank, when there is a doubt about the authenticity or adequacy of the customer identification data it is obtained, carrying out a transaction for a non-account-based customer, that is walk-in customer, where the amount involved is equal to or exceeds rupees 25,000, whether conducted as a single transaction
or several transactions that appear to be connected and none of the above. कहां पे कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जाए? थोड़ा सवाल मुझे गड़बड़ लग रहा, फिर भी आपका जवाब देख रहे हैं। मेरे ज्यादा साथियों ने डी आंसर दिया है। Carrying out transactions for a non-account based customer, that is bucket customer, where the amount involved is equal to, ये और exceeds को छोड़ देना चाहिए, ये होना चाहिए, equal to ₹25,000, whether conducted in single transaction or several transactions that appear to be connected. नियम ये है, अगर अमाउंट इन्वॉल्व 50,000 या उससे ऊपर हो तो आपने आइडेंटिफिकेशन करना है डी में। 25,000 30,000 का आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। तो आंसर विल बी डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बैंक shall not undertake identification of the customer? That is, answer is D for that. See? D for that. भाई करना है, इन पे सब पे करना है। आज वो थोड़ा सवाल की फ्रेमिंग गड़बड़ हो गई, और अभाव में तो 50,000 भी आ जाएगा ना। Which of the following statements are not true? आप ये याद रख लेना, अगर मॉक टेस्ट आपने कर लिए ना हमारे एक बार क्लास करने के बाद, तो ये समझिए आपका पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसी भूल मत करना, जब रेगुलर क्लास चलेगी तो मॉक टेस्ट छोड़ देगा। Which of the following statements is not true regarding customer due diligence by a third party at the time of opening the account of a customer? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी तो खाते खोलते हैं ना आपके उस समय। थर्ड पार्टी शुड बी रेगुलेटेड, supervised or monitored for, and has measures in place for compliance with customer due diligence and record keeping requirements in line with requirements and obligations under the PML Act. Third party should not be based in a country or jurisdiction assessed as high risk. For records or the information of the customer due diligence carried out by the third party is obtained within 7 days from the third party or from the central KYC records registry. The ultimate responsibility for the customer due diligence and undertaking enhanced due diligence measures as applicable will lie with the regulated entity, that is bank, and none of the above. इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है चार में से, वो ढूंढ, और चारों ठीक होंगे तो आंसर हो जाएगा ना। इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं है? सवाल थोड़ा बहुत लंबा है, समझने में भी दिक्कत है। भाई थर्ड पार्टी प्रॉपरली रेगुलेटेड हो, बैंक द्वारा रिकॉर्ड सही ढंग से रखती हो, वो ऐसी जगह ना हो जो हाई रिस्क है, किसी दूसरे कंट्री में बैठा हो, हाई रिस्क कंट्री में बैठा हो। जो रिकॉर्ड जो है ड्यू डिलिजेंस के, या तो थर्ड पार्टी से ले लो या CKYCR से पकड़ लो 7 दिन में। और अगर आपने BC वगैरह लगा रखे हैं तो फाइनल जिम्मेवारी आपकी है। फाइनल जिम्मेवारी
ड्यू डिलिजेंस की बैंक की है। तो बातें चारों ठीक है भाई, चारों ठीक है तो none of the above हो गया आंसर। E for England will be the correct answer, my friends. Just a minute, please. आइए मेरे दोस्त, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जस्ट 2 मिनट रुकना भाई, एक सेकंड। Records of the information of the customer due diligence carried out by the third parties obtained within 7 days from the third party or from the central KYC record registry, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं बताई गई है। जरा इसका जवाब देखना पड़ेगा। मुझे तो ये लग रहा था, लेकिन खुदा एक बार चेक कर देते भाई। 2 मिनट का समय मुझे देंगे, 2 मिनट का समय देंगे, 2 मिनट का समय देंगे, 10 मिनट। ठीक भाई, ये जरा ठीक करेंगे। 40 वाला सवाल ठीक करेंगे मेरे साथ। 40 नंबर क्वेश्चन ठीक करेंगे मेरे साथियों। 40 का आंसर सी है भाई। 40 का आंसर नॉट ट्रू, ये गलत है। ये विद इन 7 डेज गलत है। 7 डेज की जगह 2 दिन होना चाहिए। इस 7 डेज की जगह 2 डेज होना चाहिए था। 2 डेज होना चाहिए था। ये आपने 2 दिन के भीतर उससे रिकॉर्ड लेना है। आज खाता खोला तो 2 दिन के भीतर रिकॉर्ड आपने लेना है। तो 40 का आंसर सी फॉर कलकत्ता ठीक होगा। मेरे साथ थोड़ी करेक्शन कर दें। Which of the following documents shall not be deemed to be OVD for the limited purpose of proof of address in case the OVD furnished by the customer does not contain updated address? अब ये क्या स्टोरी है मैं बता दूं, सुन लीजिए। एक कस्टमर ने हमें प्रूफ ऑफ आईडी दिया, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस दिया, लेकिन वो जहां आज रह रहा है वो उससे अलग है जो ओवीडी पे दिया है। तो मुझसे कहते भाई ओवीडी को रिवाइज करवाओ, और ये रिवाइज ओवीडी आपको 3 महीने में सबमिट करना। तो इस 3 महीने के दौरान ड्यूरिंग दिस 3 months you can give us some other document which will be considered as a deemed OVD for the purpose of proof of address। है नहीं OVD, लेकिन प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हम उसको मान लें। तो इनमें से किसको OVD नहीं माना जाएगा वो देखते हैं। यूटिलिटी बिल which is not more than 3 months old of any service provider, property or municipal tax receipt, pension or family pension payment order issued to retired employee by government department or PSU, if they contain address, letter of allotment of accommodation from employer issued by state or central government departments, etc., etc. None of the above। इनमें से किसको ओवीडी डीम्ड ओवीडी नहीं माना जाएगा? भाई थोड़ा कोशिश करो मेरे साथी। मेरे कई साथी कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये इसमें से गलत है, ये गलत है। क्यों?
ये 3 महीने के बजाय 2 महीने होना चाहिए। ये 3 महीने के बजाय 2 महीने होना चाहिए। अगर ये 2 महीने होता तो ठीक होता, तो इसलिए इसे ओवीडी नहीं माना जाए। फिर साथियों हमारे पास 7:30 का टाइम है, एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, क्लास 8:30 तक चलाएंगे। एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। मैं मीटिंग डिसकंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, मीटिंग एज इट इज चलेगी। सेम क्लास पे रिकॉर्डिंग रखेंगे। मैं साथियों हम बार बार आपको नहीं लाऊंगा। मैं जरा सा पानी के लिए ब्रेक समझ लीजिएगा। 5 मिनट के बाद दोबारा मैं क्लास स्टार्ट करूंगा।